विंध्याचल प्रदेश के राजा आर्यसेन एक बहुत ही प्रजापालक और न्यायप्रिय राजा थे। उनके न्याय की प्रसिद्धि पूरे देश में फैली हुई थी। प्रत्येक महीने में वे अपने दरबार में प्रजा की समस्याओं को सुनने के लिए बैठते थे। इसके अलावा भी वे कभी कभी अपने राजसी वस्त्र छोड़कर और साधारण वस्त्र पहनकर नगर का चक्कर भी लगाया करते थे, जिससे कि प्रजा की वास्तविक हालत का पता चल सके। एक दिन की बात है, राजा ने अपने राजसी कपड़े उतारे और साधारण ग्रामीण के कपड़े पहनकर नगर में घूम रहे थे। आज नगर में बहुत ही चहल पहल थी, क्योंकि आज अष्टमी का त्योहार था और लोग बाजारों में घूम घूम कर खरीदारी कर रहे थे। ऐसे समय में अक्सर चोर उचक्के किस्म के लोग भीड़ भाड़ में घुसकर लोगों का सामान चोरी करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए राजा के सैनिक जगह जगह पर खड़े हुए पहरा दे रहे थे और सभी आने जाने वाले राहगीरों पर नजर रखे हुए थे। इसी समय राजा भी वेश बदलकर बाजारों में घूम रहे थे। घूमते घूमते राजा रास्ता भूल गए। वे रास्ता पूछने के लिए किसी व्यक्ति को ढूंढने लगे। तभी उन्हें एक सैनिक दिखाई पड़ा। राजा उसके पास गए और पूछा, महाशय, मैं रास्ता भूल गया हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि जोहरी बाजार जाने का रास्ता कौन सा है? ये सुनकर वो आदमी अकड़ कर बोला, मूर्ख, तू देखता नहीं, मैं एक राज कर्मचारी हूँ। मेरा काम रास्ता बताना नहीं है। चल हट यहाँ से, किसी और से रास्ता पूछ। राजा ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, महाशय, यदि राज कर्मचारी किसी यात्री को रास्ता बता भी दे तो इसमें हर्ज ही क्या है। खैर, मैं किसी दूसरे से रास्ता पूछ लेता हूँ, लेकिन आप इतना तो बता ही दीजिए कि आप किस पद पर काम करते हैं। वो आदमी बोला, अंधा है क्या? मेरी पोशाक देखकर पहचानता नहीं कि मैं कौन हूँ? राजा ने कहा, शायद आप सेना के सिपाही हैं। नहीं, उससे भी ऊंचा हूँ। तब क्या आप नायक हैं? उससे भी ऊंचा। फिर तो आप जरूर कोतवाल होंगे। हाँ, तू अब जान गया कि मैं कौन हूँ, परंतु ये तो बता, इतनी पूछताछ करने का तेरा क्या मतलब है और तू कौन है? राजा ने कहा, मैं भी एक राज कर्मचारी हूँ। ये सुनकर कोतवाल की ऐंठ कुछ कम हुई। उसने पूछा, क्या तुम नायक हो? राजा बोला, नहीं, उससे भी ऊंचा। तब क्या तुम हवलदार हो? नहीं, उससे भी ऊंचा। तो फिर दारोगा हो? नहीं, उससे भी ऊंचा। फिर तो तुम जरूर सेनापति होगे? उससे भी ऊंचा। अब कोतवाल कुछ घबरा सा गया और डरते डरते बोला, तो क्या आप सूबेदार हैं? उससे भी ऊंचा। अब तो कोतवाल साहब की सिट्टी बिट्टी गुम होने लगी। उसने फिर से पूछा, तब आप मंत्री जी हैं? राजा ने कहा, भाई, बस एक सीढ़ी और बाकी रह गई है। अब कोतवाल ने बड़े ही गौर से देखा तो उसे ज्ञात हुआ कि सादी पोशाक में स्वयं राजा उसके सामने खड़े थे। उसके होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ाता हुआ राजा के पैरों पर गिर पड़ा और बड़ी ही दीनता से अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। राजा आर्यसेन ने बड़ी ही मीठी वाणी से कहा, भाई, तुम पद की दृष्टि में कुछ भी हो, परंतु व्यवहार की कसौटी पर बहुत ही नीचे हो। जो जितना नीचे होता है उसमें उतना ही अहंकार होता है और वह उतना ही अकड़ता है। यदि ऊंचे बनना चाहते हो तो पहले मनुष्य बनो, सहनशील और विनम्र बनो, अपनी ऐंठ को कम करो। तुम जनता के सेवक हो, इसीलिए तुम्हारी ये विशेष जिम्मेदारी है। राजा की बातें सुनकर कोतवाल शर्म से पानी पानी हो गया और उसने राजा से क्षमा मांगी और फिर आइंदा कभी किसी से इस तरह का व्यवहार ना करने का वायदा किया। राजा ने उसे क्षमा कर दिया। इस घटना को कुछ दिन बीत चुके थे। एक दिन की बात है, राजा आर्यसेन ने अपनी जनता की समस्याएं सुनने के लिए खुला दरबार लगाया। आज दरबार में सामान्य प्रजा के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए हुए थे। कोई अपने गांव में सड़क बनवाना चाहता था तो किसी के नगर में पाठशाला नहीं थी। कोई
अपने प्रदेश में खेतों की सिंचाई की व्यवस्था करवाना चाहता था तो कोई गरीब ब्राह्मण अपनी कन्या की शादी के लिए धन मांगता था। राजा ने सभी की समस्याओं का उचित समाधान किया। शाम होते होते सभी लोग अपने अपने घरों को लौट गए। राजा भी पूरे दिन के थके हुए अपने महल में चले गए। उसी समय महल के द्वार पर 3 आदमी आए और राजा से मिलने के लिए कहने लगे, परंतु द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि आज का खुला दरबार खत्म हो चुका है। अब आप लोग अगले खुले दरबार में आइएगा जो अगले महीने लगेगा। परंतु वे आदमी कहने लगे कि उनका मिलना राजा से बहुत ही जरूरी है। काफी देर तक वे लोग सैनिकों को समझाते रहे। आखिर सैनिकों ने उन्हें वहीं रोककर राजा को सूचना दी और कहा, महाराज 3 आदमी जो अपने आप को व्यापारी बताते हैं आपसे मिलना चाहते हैं। हमने उन्हें बहुत ही टालने की कोशिश की परंतु वे लोग जिद पर अड़े हैं। राजा ने सोचा अवश्य ही कोई गंभीर समस्या होगी और सैनिकों से कहा कि उन तीनों व्यापारियों को महल के अंदर मेरे पास ले आओ। वे तीनों व्यापारी राजा के पास लाए गए और कहने लगे, महाराज हम तीनों रत्नों के व्यापारी हैं। व्यापार के सिलसिले में आपके राज्य में आ रहे थे कि रास्ते में डाकुओं ने हमें लूट लिया। अब हमारे पास भोजन के लायक भी पैसे नहीं हैं। आप हमारी कुछ सहायता कीजिए। राजा ने बड़े ही ध्यान से उनकी बातें सुनी और फिर एक एक बोरी गेहूं उन्हें देने का आदेश दे दिया। ये सुनकर व्यापारी बड़े ही हैरान हुए। उन्होंने सोचा था कि राजा धन से उनकी मदद करेंगे, परंतु राजा का आदेश गेहूं की बोरी देने का था। वे कुछ ना बोले और चुपचाप एक एक गेहूं की बोरी लेकर जाने लगे। तब राजा ने कहा, तुम्हारे रतन इस राज्य की सीमा के भीतर लुटे हैं। ये अन्न भी इसी राज्य की भूमि में उपजा है, इससे तुम्हारा भरण पोषण होगा। लेकिन इस गेहूं को तुम खुद ही साफ करना, खुद ही खाना, ना किसी को देना और ना ही किसी की मदद लेना। ये मेरी राज आज्ञा है, इसीलिए तुमको इसका पालन करना पड़ेगा। अब जाओ और 1 महीने के बाद फिर से आकर मुझसे मिलना। तीनों व्यापारी चले गए। उनमें से 2 व्यापारी बड़े ही आलसी थे। उन्होंने बोरी में से थोड़ा गेहूं लिया, उसे साफ किया और बाकी गेहूं बोरी समेत चक्की वाले को बेच दिया। तीसरा व्यापारी जो कि ईमानदार और मेहनती था, वह सारा गेहूं निकालकर उसे साफ करने लगा। जब वह खाली बोरी झाड़ रहा था तभी उसमें से एक पत्थर गिरा। रत्नों का व्यापारी चौंक गया। वह पत्थर एक अनमोल हीरा था। उसने वो हीरा तराशने के लिए अपने पास रख लिया। 1 महीने के बाद तीनों व्यापारी फिर से राजा के दरबार में हाजिर हुए। राजा ने उनसे हालचाल पूछा। 2 व्यापारी तो खाली हाथ थे। उन्होंने कहा, महाराज गेहूं खत्म हो गया है, अब और चाहिए ताकि हम पेट भर सकें। जब तीसरे व्यापारी से उसका हालचाल पूछा गया तो उसने राजा को प्रणाम किया और अपना तराशा हुआ हीरा राजा को भेंट कर दिया। राजा मुस्कुराकर बोले, यह हीरा तुम्हारा ही है, इसे बेचकर जो भी धन मिले उससे अपना कारोबार शुरू करो। फिर राजा ने दूसरे व्यापारियों को देखा और बोला, ऐसे ही रतन तुम्हारी बोरियों में भी रखे गए थे, लेकिन तुमने राज आज्ञा का पालन नहीं किया और ना ही उन बोरियों में से गेहूं को साफ करने की मेहनत की, जिसकी वजह से वो रतन तुम्हारे हाथ से निकल गए। दोनों व्यापारी हैरान थे और एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए, जबकि वो तीसरा व्यापारी बहुत ही खुश था। राजा ने तीनों व्यापारियों को वापस लौटा दिया। बाकी दोनों व्यापारी अपनी मूर्खता पर बड़े ही निराश थे और सोच रहे थे कि क्यों नहीं उन्होंने राजा की आज्ञा का पालन किया। और इस प्रकार एक बार फिर से राजा आर्यसेन के न्याय का डंका पूरे दरबार में बज गया। पुराने समय की बात है, एक गांव में 2 किसान रहते थे। दोनों आपस में बहुत ही अच्छे मित्र थे
और दोनों बुजुर्ग हो चुके थे। उनकी आर्थिक स्थिति भी लगभग एक ही जैसी थी, अर्थात दोनों के दोनों गरीब थे। एक बार दोनों के खेतों में अच्छी फसल हुई। दोनों उसे बेचने के लिए शहर की मंडी में गए। उस जमाने में मुद्रा के रूप में चांदी के सिक्कों का प्रचलन था, इसीलिए फसल बेचने पर उन्हें जो भी चांदी के सिक्के प्राप्त हुए वो उन्होंने एक पोटली में रख लिए। उसे लेकर वे शहर की एक सराय में ठहर गए, क्योंकि गांव लौटने में काफी देर हो चुकी थी। गरीब को अगर थोड़ा सा धन प्राप्त हो जाए तो उसके दिमाग में सबसे पहले उस धन की सुरक्षा की बात आती है। यही उन दोनों बूढ़ों के दिमाग में भी आया। सोने से पहले उन्हें चिंता होने लगी कि अगर उनके सो जाने के बाद उनके चांदी के सिक्के किसी ने चुरा लिए तो। यही बात सोचकर उन्होंने अपनी चांदी की मोहरें आपस में सलाह मशवरा करके अपने साथ लाई हुई एक टोकरी में छुपा दी और उस टोकरी को एक तरफ रख दिया। उन्होंने सोचा कि अगर कोई चोर आया भी तो खाने पीने की टोकरी पर ध्यान नहीं देगा। साथ ही चोरों को झांसा देने के लिए उन्होंने अपने गमछों में कुछ पत्थर के टुकड़े बांधकर अपने सिराने रख लिए और सो गए। उन्होंने सोचा था कि चोर सोचेगा कि धन बूढ़ों के सिराने पर रखा हुआ है और उसे ही चोरी करेगा, लेकिन वे दोनों गलत थे। जब वे आपस में सलाह मशवरा कर रहे थे तब उनकी बातें सराय के मालिक और उसकी पत्नी ने सुन ली थी। उन्होंने छिपकर यह भी देख लिया था कि दोनों बूढ़ों ने असली रकम खाने की टोकरी में छिपाकर एक तरफ रख दी थी। जैसे ही दोनों बूढ़े गाढ़ी नींद में पहुंचे, वे दोनों कमरे के अंदर आए और टोकरी में रखी हुई मोहरों की पोटली उठाकर ले गए। सुबह के समय जब बूढ़े उठे तो उन्होंने पाया कि टोकरी में रखा हुआ उनका धन चोरी हो चुका था। कुछ देर तक दोनों दुखी होते रहे। फिर उन्होंने सोचना शुरू किया कि उनकी मोहरें कौन चुरा सकता है। उन्होंने देखा कि उस रात उन दोनों के अलावा उस सराय में कोई मुसाफिर ना आया था और ना गया था। उन दोनों के अलावा उस सराय में रहने वाले केवल दो ही व्यक्ति थे, सराय का मालिक और उसकी पत्नी। बूढ़ों ने सीधे सराय के मालिक के पास जाकर पूछा, कल रात हमारी चांदी की मोहरें किसने चुराई हैं? सराय के मालिक ने अनभिज्ञता प्रकट करते हुए कुछ इस तरह से दिखाया जैसे वह इस घटना के बारे में बहुत ही आश्चर्य में है और बोला, अरे यह क्या हो गया? आपके सामान की चोरी हो जाना आपके लिए भले ही कुछ ना हो, मगर हमारे लिए यह तो बड़ी ही बदनामी की बात है। अगर हमारी सराय में चोरी हुई है, ये बात फैल गई तो हमारी सराय में कौन ठहरेगा? हमारी तो बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी। इस चोरी का तो हमें पता लगाना ही होगा। चलो हम शहर के कोतवाल के पास चलते हैं। दोनों बूढ़े किसानों को पूरा संदेह था कि सराय के मालिक और उसकी पत्नी ने ही मोहरें चुराई हैं, किंतु पक्का सबूत ना होने के कारण वे स्पष्ट नहीं कह पा रहे थे। खैर, चारों मिलकर शहर के कोतवाल के कार्यालय में पहुंच गए। कोतवाल ने दोनों बूढ़ों की और फिर सराय के मालिक और उसकी पत्नी की बात सुनी। उनकी बातें सुनकर वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। कोतवाल का एक मित्र था, उसका नाम था फान। फान बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति था। कोतवाल अक्सर पेचीदा मामलों में उससे सलाह लेता रहता था। इस मामले में भी उसने फान से सलाह लेना मुनासिब समझा। फान ने दोनों बूढ़ों और सराय के मालिक और उसकी पत्नी की बातें सुनी। फिर बोला, आप लोगों के मामले में मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। आपका फैसला तो अब केवल हमारे मंदिर का नगाड़ा ही कर सकता है। नगाड़े की बात सुनकर चारों फरियादियों के साथ साथ कोतवाल भी चकित रह गया। कोतवाल बोला, जो मामला मेरी और तुम्हारी समझ में नहीं आया उसका फैसला भला एक बेजान नगाड़ा कैसे दे सकता है? फान बोला, यह कोई आम नगाड़ा नहीं है, बल्कि देवीय शक्तियों से युक्त नगाड़ा है। इनमें से जो भी सच बोल रहा होगा उसकी फरियाद सुनकर नगाड़ा अपने आप बजने लगेगा, जबकि झूठ बोलने वाले के सामने नगाड़ा नहीं बजेगा। कोतवाल को नगाड़े वाली बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, परंतु फिर भी
क्योंकि फान उसका मित्र था और उसे फान पर पूरा विश्वास था, इसीलिए उसने फान को इजाजत दे दी। फान ने सबसे पहले दोनों बूढ़ों से कहा कि वे कल सुबह मंदिर से अपने कंधों पर नगाड़े को उठाकर कोतवाल के दफ्तर तक ले आए। मरते क्या ना करते बेचारे दोनों बूढ़े अगली सुबह मंदिर पहुंचे और अपने कंधों पर नगाड़े को उठाकर ले जाने लगे। नगाड़ा आकार में बहुत ही बड़ा था और बहुत ही ज्यादा भारी भी था। उसे कंधों पर उठाकर वे आधे रास्ते में ही बुरी तरह से थक गए थे। आधे रास्ते पहुंचकर उन्होंने नगाड़े को जमीन में रख दिया और आपस में बातें करने लगे। एक बूढ़ा बोला, हमारे पैसे तो गए ही, ऊपर से इस नगाड़े को ढोने की आफत और आन पड़ी है। दूसरा बूढ़ा बोला, सच कहते हो भैया, ना जाने कौन सी घड़ी में हम अपनी फसल बेचने निकले थे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब घर वालों को जाकर क्या जवाब दूंगा। पता नहीं कौन कमबख्त हमारी पूरी कमाई लेकर चला गया। पहले वाला बूढ़ा बोला, मुझसे तो अब और ढोया नहीं जाता। मैं कोतवाल को यहीं पर बुलाकर ले आता हूँ। उससे कहता हूँ कि नगाड़े से जो पूछना है यहीं पर पूछ ले। इतना कहकर वह कोतवाल को बुलाने के लिए चला गया। कोतवाल ने आकर नगाड़े से पूछा, बता नगाड़े, ये दोनों बूढ़े सच्चे हैं या झूठे? कोतवाल के इतना कहते ही नगाड़ा अपने आप बज उठा। उसमें से डम डम की आवाजें आने लगी। कोतवाल समझ गया कि बूढ़ों के पैसे सचमुच चोरी हुए थे। अब उसके सामने समस्या ये थी कि पैसे किसने चोरी किए थे। शाम के समय फान ने सराय के मालिक और उसकी पत्नी को कोतवाल के दफ्तर में बुलाया और कहा, कल सुबह तुम दोनों मंदिर के नगाड़े को अपने कंधों पर उठाकर कोतवाल के दफ्तर तक ले आना। अगली सुबह सराय का मालिक और उसकी पत्नी नगाड़े को कंधों पर उठाकर कोतवाल के दफ्तर की ओर चल पड़े। नगाड़ा पिछले दिन की ही तरह काफी भारी था। कुछ ही दूर चलने पर दोनों की सांसें फूल गईं। आखिर उन्होंने नगाड़े को उतारकर एक ओर रख दिया और बतियाने लगे। सराय का मालिक बोला, हमने बूढ़ों के पैसे चुराकर सचमुच गलती की है। अब यह नगाड़ा हमारी सारी पोल खोल देगा। पत्नी बोली, क्यों ना हम इस नगाड़े को ही फोड़ दें, फिर हम कोतवाल से कह सकते हैं कि फूटा हुआ नगाड़ा हमारे सच की गवाही देने के लिए आखिर कैसे बजेगा। सराय का मालिक बोला, तुम ठीक कहती हो। इतना कहकर उन्होंने एक नुकीला पत्थर नगाड़े को फोड़ने के लिए उठाया, किंतु इससे पहले कि वह नगाड़े को फोड़ता, नगाड़े का आवरण उठाकर उसके भीतर से फान प्रकट हुआ और बोला, नगाड़े ने सच जान लिया है, तुम दोनों ने ही बूढ़ों के पैसे लिए हैं। फान को देखते ही सराय के मालिक और उसकी पत्नी के होश उड़ गए। जैसे तैसे वो अपने आप को संभालकर फान के पैरों में गिरे और कहने लगे, हम बूढ़ों के पैसे वापस करने को तैयार हैं, किंतु हमें बदनामी और सजा से बचाइए। हम आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। फान बोला, तुम्हें माफ करने का अधिकार केवल उन दोनों बूढ़ों के पास है। असल बात यह थी कि फान उन बड़े बड़े नगाड़ों के अंदर छिपकर बैठा हुआ था। ये बात ना तो बूढ़ों को और ना ही सराय के मालिक और उसकी पत्नी को पता थी। नगाड़े के अंदर छिपकर बैठे हुए फान ने बूढ़ों की बातें सुन ली और उनका सच जान लिया। इसी तरह से उसने सराय के मालिक और उसकी पत्नी की बातें भी सच सच सुन ली। इसके बाद फान उन दोनों अपराधियों को बूढ़ों के पास ले गया, जहां पर उन्होंने बूढ़ों का धन वापस दे दिया। दोनों गरीब बूढ़े अपना धन पाकर खुश हो गए और सराय के मालिक और उसकी पत्नी को क्षमा करते हुए अपने घर चले गए। इस तरह से फान ने अपनी चतुराई से बूढ़ों को इंसाफ दिला दिया।